हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें बेटा हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू है, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो जब कंपनी अपना जो प्रसार कर रही थी तो उनमें उसको एक्सपेंड कराने में, उसको फैलाने में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास यानी चेन्नई में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। तो ब्रिटिश के जो इलाके हैं वो प्रशासकीय इकाइयों में बांट दिए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई में। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो यानी सबसे जो मेन पहली जो आप कह सकते हो ऊंचा पद वो किसका था? गवर्नर जनरल का था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल थे ये प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो न्याय व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप 2 अदालतों का निर्माण किया गया। एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। ठीक है, और फौजदारी अदालतें अभी भी जो है काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। ठीक, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का भी काम सौंपा गया। तो हिंदू कानून में जो है कि सभी लोगों में समरूपता आए, इसके लिए 1775 में 11 पंडितों को ये काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन में जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अंग्रेजी में अनुवाद जो संकलन 11 पंडितों ने बनाया उसका अनुवाद अंग्रेजी में NB हॉलहेड ने किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो बेटा ये जो है सुधार किए गए थे। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, ठीक है, कलकत्ता में अपीलीय जहाँ पर अपील कर सकते थे अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। ठीक है, सबसे बड़ा ओहदा यानी पोस्ट जो है भारतीय जिले में, जो जिले थे उनमें कलेक्टर जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना। और जो न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, दरोगा हैं, उनकी सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय यानी जो कार्यालय को बोलते थे कलेक्ट्रेट, सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। यानी जो पुराने सत्ता केंद्र थे वो एक तरह से खत्म होते चले गए और जो कलेक्टर की पोस्ट थी, जो कलेक्ट्रेट था, वो जो है सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। अब देखिए कंपनी की फौज के बारे में हम पढ़ेंगे। अंग्रेज अपनी जो सेना है उसको क्या कहते थे? सिपाही यानी सिपाही आर्मी कहते थे। ठीक है, अब कंपनी की फौज अलग से बन चुकी थी तो वो उनको क्या कहते थे? सिपाही यानी आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट किसको बोलते हैं? बंदूक, जो तोड़ेदार बंदूक होती हैं, और मैचलॉक यानी बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक, इनसे लैस होते थे।
और दोनों फौजों के बीच में मुख्य अंतर जो है वो बताया गया है कि उस समय की जो मुगल फौज थी और जो कंपनी की फौज थी दोनों में क्या अंतर थे। यहाँ मुगल जो फौज थी उसमें मुख्य रूप से जो सवार हैं वो प्रशिक्षित घुड़सवार होते थे या पैदल सैनिक होते थे, लेकिन कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सेना थी। मुगल फौज में सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक जो है वो कम थे, और कंपनी की फौज में सवारों की जो है कम संख्या और पैदल सैनिक अधिक थे। मुगल फौज उनको तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण किया जाता था, उनसे वो सेना जो है निपुण होती थी तीर चलाने में और तलवारबाजी करने में, लेकिन कंपनी की फौज वो बंदूक चलाने में निपुण सेना थी। ऊपर हमने पढ़ा मास्केट और मैचलॉक में निपुण सेना थी वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मुगल फौज जो है वो विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक हो जाते थे, यानी जो मुगल फौज थी वो ट्रेंड नहीं होती थी पूरी, ठीक है। अगर सिपाही कम पड़ते तो जो गांव के जो सैनिक जो किसान थे वो भी सैनिक बन जाते थे, लेकिन जो कंपनी की फौज थी उन सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन सिखाया गया था, यानी वो एक तरह से पूरी तरह से सिखाई हुई और प्रशिक्षित सेना होती थी, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना थी। अब देखिए, अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना को खड़ा करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सिपाही बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जो भी हिस्सा और भी बचा हुआ है या ज़्यादा से ज़्यादा वो आक्रमण करके किसी भी पॉलिसी के तहत पूरे जो भारत है उपनिवेश उसको बनाना चाहते थे। जो सिपाही हैं वो किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, आए तो वो कंपनी के रूप में थी केवल व्यापार करने के लिए, लेकिन एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, यानी उन्होंने जो है एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। 19वीं सदी के शुरुआत में एक नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई, यानी भाप तकनीक जो 19वीं सदी की शुरुआत में आ गई, जिससे कि अब क्या हुआ कि अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अब जहाज चलने लगे थे और अब जो है केवल 3 हफ्तों में जो अंग्रेज हैं वो भारत पहुंच सकते थे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, ठीक है। तो यानी जो बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था उस पर भी उसका प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण ना होकर अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, ठीक है। यानी अब वो एक तरह से सुप्रीम पावर भारत में बन चुकी थी। अब बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो पहला प्रश्न क्या है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था, 3 प्रेसिडेंसियां कौन सी थी। तो देखिए प्रेसिडेंसी हमने अभी ऊपर पढ़ा, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था और 3 प्रेसिडेंसी जो है वो कौन सी थी। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। यहाँ तक बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। अभी हमने किया था वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत भूमिका निभाई थी। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल था और उसने कंपनी की ताकत बढ़ाने में जो है बहुत भूमिका निभाई है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, ठीक है। तो बेटा ये आप जो है आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए।
तो हमने अभी ऊपर पढ़े कि उन्होंने न्याय के क्षेत्र में जो है कौन से सुधार किए, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार जो है खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। जो ग्रीन में हाईलाइट है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कलेक्टर का क्या काम था। तो हमने अभी पढ़ा कलेक्टर का काम क्या था, तो ये जो है आंसर आप लिखेंगे। उसका मुख्य काम लगान कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो बेटा यहाँ से आप ऐसे ही मुगल फौज और कंपनी की फौज लिख के और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है आप लिख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे कोई भी। ठीक है, 4 पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप अपनी इच्छा से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटा मुगल फौज और कंपनी की फौज में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। ठीक है, तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, ये जो है इसका आंसर होगा। 1857 तक क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप की जो 60% भूभाग है और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो है वो स्थापित हो चुका था, हमने पढ़ा। इसलिए ऐसा कानून बन चुका था कि जहां जिसकी सत्ता होगी लोग उसके अधीन ही कार्य करेंगे, फिर चाहे वो सिपाही का कार्य हो या कोई भी अन्य कार्य हो। यानी एक तरह से गुलाम बन चुके थे भारतीय अंग्रेजों के। ठीक है, उनकी पावर ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए जो भी उनके अंडर एरिया था उसमें वो जो भी जिसको काम देते थे वो उनको करना पड़ता था। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।